चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाते पढ़ाते कल हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में किस तरह का एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, हमने देखा कि सिविल मैटर में किस तरह का एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, क्रिमिनल मैटर में किस तरह का ज्यूरिसडिक्शन है। इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में, और हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल प्रोविजन, दैट इज़ अपील बाय द स्पेशल लीव, दैट इज़ आर्टिकल 136। ठीक है करणवीर, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और ये किस ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में। और उसमें हमने इसके पहले 3 और कौन से ज्यूरिसडिक्शन पढ़े हैं? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा है, अगला सिविल मैटर का पढ़ा है, अगला क्रिमिनल मैटर का पढ़ा है। ओके गुड। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपील बाय द स्पेशल लीव। सबसे पहले तो आपको ये शब्द समझ आना चाहिए, स्पेशल लीव। आपने कभी डिनर टेबल या लंच टेबल पर किसी सभ्य पर्सन के मुंह से ये सुना होगा, कैन आई टेक योर लीव? ऐसा सुना है ना? सो अनुमति मांगना। आप जब स्कूल में अपनी मैम से या सर से छुट्टी चाहते थे, आप लीव एप्लीकेशन फाइल करते थे ना, आप अनुमति मांगते थे। ठीक है, तो ख़ास अनुमति के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, इसे कहते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। यहाँ पर ये स्पेशल लीव माने छुट्टियाँ नहीं हैं, ये लीव का मतलब नेहा छुट्टियाँ नहीं है कि छुट्टियों के माध्यम से अपील करना, नहीं, खास अनुमति के माध्यम से लीव करना, अपील करना। ये कौन से आर्टिकल में डील होता है? आर्टिकल 136। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है। सुप्रीम कोर्ट को एक प्लेनरी अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, एक प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो बाकी पूरे के पूरे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने एम्बिट में ले लेता है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। और मैंने उसे लिखा भी है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथोराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन। तो सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि आता है कि आर्टिकल 136 के तहत अपील बाय द स्पेशल लीव, यानी कि खास अनुमति के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना आपका मैटर ऑफ राइट है या ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है? क्या ये आपका अधिकार है, अधिकार का मसला बनता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का विवेक है? ये सुप्रीम कोर्ट का विवेक है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। लेकिन क्रिमिनल मैटर में मैंने आपको 2 कंडीशंस ऐसी भी बताई थी जो आपका मैटर ऑफ राइट था, यानी कि अगर आपको निचली अदालत ने आज़ाद किया है, बरी किया है, और हाई कोर्ट ने आपको उम्र कैद या 10 साल की सज़ा दे दी है, या हाई कोर्ट ने निचली अदालत से केस अपने पास मंगा करके आपको उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा दे दी है, इन दोनों ही मामलों में आप मैटर ऑफ राइट के तहत, अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट का सर्टिफाई करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर अब हम स्पेशल लीव के केस में देखें तो इसमें किसी भी तरह से ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। स्पेशल लीव वर्ड ही यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है, खास अनुमति वर्ड इसलिए जोड़ा गया है कि अनुमति मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील की मेरिट को देखेगा और उसमें मेरिट अगर होगा तो वो आपको अनुमति प्रदान करेगा कि आप पटिशन फाइल करते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का। सो सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील, ध्यान से देखें, स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट। अब पहले हमने ज्यूरिसडिक्शन देखे थे, ओरिजिनल, रिट और एपेलेट। अब ये एनी टाइप ऑफ जजमेंट, तो इसलिए मैंने कहा ये एक तरह का प्लेनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो एनी जजमेंट इन एनी मैटर, एनी जजमेंट पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। एनी वर्ड 3 जगह पे लगा है, एनी जजमेंट, एनी मैटर, एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो आप पाबंद हैं ही नहीं कि आप हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप सीधा सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये इसकी खासियत है। अदरवाइज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना होता था ना, अब आप सीधा सबऑर्डिनेट कोर्ट से यानी कि लोअर कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है फ्रॉम एनी कोर्ट।
अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जजमेंट पास हुआ है देन सुप्रीम कोर्ट मेरिट के बेस पे स्पेशल लीव अप्लाई कर, स्पेशल लीव आपको स्पेशल लीव के तहत अलाउ कर देगा कि अपील कर लीजिए, समझ आए। और एनी टाइप ऑफ जजमेंट, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, एनी जजमेंट, ओके। और वो मैंने पहले ही कर दिया, एनी मैटर एनी जजमेंट। और देखिए एनी जजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि क्रिमिनल में हमने देखा था कि उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा तभी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब जजमेंट कुछ भी है, 6 साल की सज़ा दी जाए, बट सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि स्पेशल लीव अलाउ होना चाहिए। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट कैन डू दैट। कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है ये, फ्रॉम एनी कोर्ट, और वर्ड साथ में मैंने लिखा है फ्रॉम ट्राइब्यूनल। इसी के बेसिस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है वो भी आर्टिकल 136 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट से फिर बाहर नहीं है। स्पेशल लीव पिटीशन के तहत यू कैन कम टू मी। आई बात समझ में। तो एनी ट्राइब्यूनल, सिर्फ कौन सा ट्राइब्यूनल छोड़ा है यहाँ पे, कोई ट्राइब्यूनल छोड़ा गया है, कौन सा छोड़ा गया है, मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल। मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल को छोड़ के, ये एमसीक्यू में गलती मत कर लेना, वहाँ पे कल जैसे विदाउट लिखा था वर्ड वैसे ही क्वेश्चन आएगा कि एनी ट्राइब्यूनल इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड कोर्ट मार्शल। नहीं, मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल कवर नहीं होते इसमें। मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल के निर्णयों पर आर्टिकल 136 की स्पेशल लीव पिटीशन नहीं लगती। बाकी एनी ट्राइब्यूनल, एनी कोर्ट, एनी मैटर, एनी जजमेंट, सीधे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में, ये यहाँ पर लिखा है। सो द सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन। पहला वर्ड डिस्क्रिशन, एमसीक्यू डन, लॉजिक डन। क्यों डिस्क्रिशन वर्ड है, क्यों आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है? इसे मैटर ऑफ राइट बना दूं तो जुडिशरी की हायरार्की यूजलेस हो जाएगी, फिर आप कभी सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट का पर्पस क्या है? आप उसे स्क्रैप ही कर दीजिए, क्योंकि फिर तो मैटर ऑफ राइट ही हो गया। हर कोई लगाएगा ही आर्टिकल 136 वाली स्पेशल लीव। समझो, ये स्पेशल लीव है ना, तो इसके साथ डिस्क्रिशन आता ही आता है। आई बात समझ में। इसे रखा गया है कि कई बार कुछ मामले ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि त्वरित गति से संज्ञान में लेने आवश्यक है, अभी लेने हैं, जिनके रिपरकशंस काफ़ी आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ले लेता है अपने पास सीधे। ओके, सो डिस्क्रिशन है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। क्लियर। 4 एस्पेक्ट हैं इसके, 4 एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंने अभी बता दिया, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, इट कैन बी ग्रांटेड एज अ डिस्क्रिशनरी पावर। सेकेंड, इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोकेटरी, किसी भी तरह की जजमेंट पे ये लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है, वो जजमेंट फाइनल है या इंटरलोकेटरी है। इंटरलोकेटरी जजमेंट क्या होती है कि एक केस लगाया हुआ है, उस केस में केस चलते चलते छोटे छोटे कई मुद्दे उभर गए, उन मुद्दों पर कई तरह की इंटरमीडिएट जजमेंट हाई कोर्ट ने या किसी और कोर्ट ने दे दी हैं कि इसको इस तरह से सेटल करें, इसको इस तरह से। वो जजमेंट्स इन बिटवीन देनी जरूरी थी ताकि मैटर और केस फाइनल डायरेक्शन की तरफ परस्यू कर सके, मैटर और केस फाइनल डायरेक्शन की तरफ परस्यू कर सके। बट वो इंटरमीडिएट जजमेंट्स हैं, फाइनल जजमेंट नहीं है उस केस की। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि सलमान खान का ही ब्लैक बक का ही केस है या कोई और केस है, उसमें मान लीजिए कि उनका जो गाड़ी चढ़ा दी लोगों पर, उसका ही केस है, रोड रेज का केस है, कोई भी इस तरह के केस है। उस केस में मान लीजिए कि पहले इंटरमीडिएट जजमेंट्स दे दी गई कि पहले तो अल्कोहल था सलमान के कि नहीं था, उसके ऊपर ये जजमेंट आ गई कि अल्कोहल नहीं पाया गया है, एक जजमेंट आ गया। बट अभी सलमान बरी तो नहीं हुआ, फाइनल जजमेंट तो नहीं आया। दूसरा जजमेंट आ गया, स्पेसिमेन राइट टाइम में राइट मैनर में कलेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था ब्लड का, तो उस पर जजमेंट आ गया कि राइट टाइम राइट मैनर में कलेक्ट हुआ था, एक ये आ गया। ये सारे जजमेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फाइनल केस को आगे बढ़ाना है, केस की तरफ को लीड करना है। तो ये सारे इंटरमीडिएट जजमेंट्स, इन्हें इंटरलोकेटरी जजमेंट्स कहते हैं। फाइनल जजमेंट नहीं है। फाइनल जजमेंट कि ये प्रमाणित नहीं कर पाया पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि सलमान ही गाड़ी चला रहा था, इस बेस पे सलमान बरी किया जाता है, ये आया फाइनल जजमेंट। लेकिन उसके पहले भी तो कई जजमेंट्स आए ना छोटे छोटे, वो सारे इंटरलोकेटरी थे। तो ये वर्ड आपको तंग कर सकता था, इसलिए मैंने बताया। तो पहला तो ये डिस्क्रिशनरी है, मैटर ऑफ राइट नहीं। दूसरा, ये दोनों ही जजमेंट पे लागू होता है, फाइनल और इंटरलोकेटरी। तीसरा, रिलेटेड टू एनी मैटर, मैंने अभी बोला, मैंने उस एक पैराग्राफ में ही सारा समझा दिया था।
कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, एनी मैटर। एनी शब्द मैंने एनी मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं चैलेंज कर सकते कि ये मैटर नहीं बनता था सर, एनी मैटर एक्सेप्ट द कोर्ट मार्शल एंड द मिलिट्री ट्रिब्यूनल। बस अब वो रेवेन्यू का मैटर है, इनकम टैक्स का मैटर है, एडवोकेट्स का मसला है, कोई मैटर है, एनी मैटर, कभी गलती नहीं करना। इन फ्यू मैटर अगर स्टेटमेंट में आया फंसाने के लिए आपको, तो करेक्ट ना कर देना, वहाँ पे लिखा जाएगा इन फ्यू मैटर्स, इन लिमिटेड मैटर्स, इन लिमिटेड स्फेयर, नहीं, एनी मैटर। ओके, इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट, यहाँ पे भी वर्ड एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नॉट नेसेसरली अगेंस्ट अ हाई कोर्ट। वहां पर ऐसा लिखा जाएगा इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट नेसेसरली द हाई कोर्ट, वो गलत है। मैंने पहले ही बोला कि एनी कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल एंड नॉट नेसेसरली अगेंस्ट द हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और द कोर्ट मार्शल। तो ये तो फिर बड़ी घातक ताकत है। ये ताकतें अमेरिका, ये ताकतें अमेरिका में भी वहाँ के फेडरल कोर्ट के पास हैं, और इन ताकतों को इतना महत्व है वहाँ पर, माना जाता है कि इसके तहत तो फिर वहाँ के कोर्ट की जो जजमेंट्स आ रही हैं एक तरह से, वो तो कानून बनाने वाली संस्था के तौर पर ही काम कर रहे हैं एक तरह से। तो इसलिए उन्हें वहाँ पर आप सुपर लेजिस्लेचर का नाम दे देते हैं, इस तरह के वर्ड से नवाजा जाता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। आई बात समझ में? लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद क्या कहता है इस शक्ति के इस्तेमाल को लेकर के, ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली अपनी जजमेंट्स में कहता पाया गया है कि इट इज़ बीइंग एन एक्सेप्शनल एंड ओवरराइडिंग पावर। ये बड़ी एक्सेप्शनल पावर है, ओवरराइडिंग पावर है, क्योंकि ये ओवरराइड कर दे रही है ना हर चीज़ को, सारे जजमेंट, सारे कोर्ट, सारे ट्रिब्यूनल, हर चीज़ को, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के खुद के ही पहले के निर्णयों को। इट इज़ वेरी एक्सेप्शनल एंड ओवरराइडिंग पावर। इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड स्पैरिंगली। इसको छोड़ के ही चलो बस, इसको बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन में यूज़ करना। इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड स्पैरिंगली एंड विद कॉशन एंड ओनली इन स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस। सिर्फ और सिर्फ इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल सिचुएशन में यूज़ करना, अदरवाइज इसे यूज़ नहीं। स्पैरिंगली यूज़ करो, इसे विद कॉशन यूज़ करो, इसे एक तरह का अथॉरिटेटिव टूल ना बना लेना, कहीं सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटेटिव ना बन जाए, इसका ख्याल रखना है। बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू fetter द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय एनी सेट फार्मूला और रूल। इन चीज़ों का ही ख्याल रखना है बस, यानी कि स्पैरिंगली यूज़ करें, विद कॉशन यूज़ करें, स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज़ करें, बट इसके अलावा इस जुरिस्डिक्शन पे कोई पाबंदी नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि इस लाइन को सुन करके अब कोई फार्मूला बनाने लग जाए, कोई सरकार पॉलिसी ले आए या कोई जजमेंट के वाया ही कोई फार्मूला बना ले, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना का ही अंकुश है कि जजेस अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, कॉशन का इस्तेमाल करें, देखें कि स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बनती। अगर ठीक इतना कर रहे हो फॉलो, यूज़ करो इसको, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू fetter द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय एनी सेट फॉर्मेट और रूल। मतलब कि आप इस पावर की शक्ति के उपयोग को ढक, रोक या पिछाड़ नहीं सकते हैं किसी खास तरह के फॉर्मूला के साथ। बस कोई अगर चेक है तो वो इतना सही है कि स्पैरिंगली यूज़ करो, मोरालिटी से यूज़ करो, कॉशन से यूज़ करो, स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के तहत यूज़ करो। बाकी कोई और चेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, जब मर्जी, जिस समय मर्जी, जिस मर्जी जजमेंट पे, जिस मर्जी कोर्ट से जैसे मर्जी यूज़ कर ले। आर्टिकल 136। आई बात समझ में? अब हम आगे के जुरिस्डिक्शन करेंगे, दैट इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और फर्दर जुरिस्डिक्शन। मैं लिख दूं उनके बारे में, रुको। देखिए जो नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन है, इट इज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल हो गया, रिट हो गया, एपेलेट हो गया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन फॉल करता है। प्रेसिडेंट ऑथोराइज हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लें। सो प्रेसिडेंट इज़ ऑथोराइज टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। किन मुद्दों पर ले सकते हैं? दो तरह के मुद्दों पर ले सकते हैं। पहला, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जैसे मान लीजिए कि फार्म लॉज हैं, इस पर ये हो सकता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले ले आर्टिकल 143 के तहत वाया प्रेसिडेंट, कि इसमें फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जुड़ा हुआ है, कि फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, क्या ये लॉज
लाना हमारे एम्बिट में फॉल करता है? क्या हम ला सकते हैं? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है? क्या हम किसी तरह से अपनी टेरिटरी को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे हैं, अपने एरिया को, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं? तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पुख्ता करा ले पहले कि लीगल है कि नहीं है। दूसरा, फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, जांच ले पहले, देख ले। तो इस मसले पे, इस पहले वाले एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू टेंडर इट्स ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट प्रोवाइड इट्स ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ओपिनियन दे प्रेसिडेंट को, चाहे तो ना दे, क्योंकि इसे एक टूल की तरह यूज़ किया जाने लगा था कि गवर्नमेंट कुछ भी अपनी इच्छा का करना चाहती थी, लेकिन वाया प्रेसिडेंट पहले एडवाइस भेज करके कोर्ट से उनकी सहमति या उनका एडवाइस ले लेती थी और फिर बाद में उसे पार्लियामेंट में पास करके जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके हक में है। ये एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर की है। हमने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करके उनकी जानकारी के आधार पर ही ये कानून बनाया है, हमने कुछ गलत नहीं किया। आई बात समझ में? तो now then the politician can drag the Supreme Court in the political activities. ओके, सुप्रीम कोर्ट को आप पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं। इसलिए फिर ऑप्शन रखा है सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट, दे या ना दे। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का फैक्ट है और इससे जनता बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है, मुझे अपना कोई ना कोई निर्णय इसमें देना है ताकि कोई गलत स्टेप ना लिया जा सके, देश में नुकसान हो सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस टेंडर करता भी है। ओके, पहला केस। दूसरा केस, ऑन एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, संविधान के एग्जिस्टेंस में आने के पहले की ट्रीटी प्रिंसली स्टेट्स के साथ की जाती थी। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, अग्रीमेंट है, सनद है, एनीथिंग, वो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट है, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया, तो प्रेसिडेंट वो मैटर रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को उनकी एडवाइस के लिए, आर्टिकल 143 के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने के लिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड है। अगर किसी तरह की प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट या सनद या अरेंजमेंट को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट खड़ा हो गया है प्रिंसली स्टेट्स के साथ या अदर किसी और सेगमेंट के साथ, तो उसके ऊपर अगर रेफरेंस भेजा गया है प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को फॉर द पर्पज ऑफ ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन। डन है जी? पहले ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट बाउंड है क्या? मे और मे नॉट। सेकंड ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट बाउंड है। बट इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ओपिनियन टेंडर किया है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है उसे मानने के लिए। सो मैंने लिखा है कि ये पूरी तरह से एडवाइजरी ओपिनियंस है, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो जो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी ओपिनियन दी है वो एडवाइजरी है, वो मैंडेटरी कैरेक्टर की नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट फ्री है ये डिसाइड करने के लिए कि अब वो इसे माने या ना माने। तो फिर आप कहेंगे कि इसका पर्पस क्या है? पहले आपने सलाह भी मांग ली, फिर आप इसे मान भी नहीं रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कदम उठाने जा रही है उसे एक तरह की एक अथॉरिटेटिव लीगल ओपिनियन मिल जाती है ना। एक वेल इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी के एंड पर एक स्ट्रॉन्ग लीगल ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को अदरवाइज लीगल ओपिनियन लेना हो तो किधर जाएंगे बताइए? उनके पास लीगल ऑफिसर है, दैट इज़ द अटॉर्नी जनरल, बट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। बट अगर उन्हें लीगल ओपिनियन चाहिए किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर या फिर किसी तरह की कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होगा, तो किधर जाए केंद्र की सरकार? सुप्रीम कोर्ट इज़ द मोस्ट एप्ट इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे में एक अथॉरिटेटिव लीगल ओपिनियन मिल जाता है कोर्ट सरकार को, इससे उसकी मदद हो जाती है। अब वो मानती है इसे नहीं मानती है उस फॉर्म में, वो उसके ऊपर चॉइस के ऊपर रहता है। तो हम इसे बाइंड नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। आई बात समझ में? अदरवाइज प्रेसिडेंट बाइंड अगर हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंसेस फिर भेजे ही जाने बंद कर दिए जाएंगे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पर्पज़ ही सॉल्व होना, पर्पज़ यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि फिर यही डर रहेगा केंद्र सरकार में कि सुप्रीम कोर्ट हमें चलाने लग जाएगा, फिर अपनी एडवाइजेज अपनी विश के अकॉर्डिंग दे करके फिर हम बाउंड हो जाएंगे। बेटर ये है कि एडवाइस मांगे ही ना जाए, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप जनता के लिए जब फैसले ले रहे हैं जनता के नुमाइंदों के तौर पर, तो लॉ मेकिंग के तौर पर तो सुप्रीम बॉडी पार्लियामेंट ही है। आई बात समझ में? और वो निर्णय सारे पार्लियामेंट में होने चाहिए और उसको रिस्पॉन्सिबल होती हुई एक सरकार है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही शोभा देती है, क्योंकि वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द लोकसभा पर्टिकुलरली, जिसके वाया जनता को रिस्पॉन्सिबल है, वो जनता के द्वारा चुन करके आई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट को, डिफेंडर और प्रोटेक्टर
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट को, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की कन्फर्मिटी में चल रहे हैं कि नहीं, सरकार को अगर ये देखना है, फंडामेंटल राइट कहीं ब्रेच तो नहीं हो रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं चले जा रहे हैं, इसके लिए कौन सी बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, तो उनसे लीगल ओपिनियन ले लिया जाता है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इतना सारा समझ में आया? इसमें किसी का कोई दिक्कत? कई मामलों में अब तक इस तरह के लीगल ओपिनियंस लिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनके ऊपर फिर कई कानून भी बनाए हैं, वो बुक में लिखे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? अगला आ जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपको पहले याद होगा तो शुरुआती दिनों में जब भी अभी कुछ लेक्चर हो रहे थे, मैंने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कंसेप्ट उसमें भी समझाया था बहुत अच्छे से, जब मैं ये बात कर रहा था कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल आ जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अक्षुण्ण रखने में। उसमें हमने ये देखा था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए फिर समझिए, सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, अब उस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग, जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट हैं, वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब आप कहेंगे वीडियो लेके रिकॉर्ड करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। जब वीडियो नहीं था तब रिकॉर्ड मने आपने चीज़ नोटिस की होगी कि जज हर चीज़ को पूरा लिखते हैं, पूरा फैसला लिखा जाता है, और आपको सबसे फेवरेट वो पार्ट लगता होगा जब निब तोड़ देते हैं, कड़च, है ना? तो पता नहीं अब वो तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, वो बात, चलिए अब की बात अलग है, बट चलो ऐसा होता था। फिल्मों में ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ही हाईलाइट करते हैं। माय लॉर्ड, वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हिंदी में प्रोसीडिंग चल रही, जबकि ऐसा है नहीं। अब हिंदी में प्रोसीड वहाँ पर नहीं कर सकते हैं ना, माय लॉर्ड मैं जज साहब, तो ऐसा नहीं चलता। बड़े आराम से बातचीत होती है, केस रखने का पूरा मौका दिया जाता है, और जनता वो सुबह सुबह चाय पानी पी के वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे ही केस सुन रहे, तालियां बजा रहे।